इंसान विज्ञान के जरिए धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ता चला गया। पहले चांद, फिर दूसरे ग्रह और अब तो मीटियोर या धूमकेतु पर भी रिसर्च चल रहा है। मगर वह अपने ही ग्रह धरती के बहुत से रहस्यों से अनजान रहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समुद्र की, जिसे अंग्रेजी में ओशन कहते हैं। समुद्र धरती का तकरीबन 70% हिस्सा समेटे हुए है। नोआ यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिसर्च के अनुसार इंसान समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाया है। सच तो यह है कि आज भी हम समुद्र की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाए हैं और जिसके फलस्वरूप हम आज भी बहुत से आश्चर्यजनक रहस्यों से अनजान हैं। और ऐसे ही एक गहरे समुद्र में छुपी रहस्यमयी सच्चाई है मरमेड की दुनिया। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का तीसरी आंख चैनल के इस एपिसोड नंबर 5 में। सन 1997 में समुद्री जीवों पर रिसर्च के दौरान नोआ वैज्ञानिकों की टीम को एक बेहद नई किस्म की आवाज अपने रिकॉर्डिंग्स में सुनने को मिली। लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वह यह नहीं समझ पाए कि यह आखिर किस प्राणी की आवाज थी। बाद में इस आवाज को ब्लूप नाम दिया गया। सन 2004, मॉकलिप्स बीच, वॉशिंगटन, अमेरिका। मॉकलिप्स बीच के किनारे पर हजारों मछलियां मरी पड़ी थीं और पूरी दुनिया से इसी तरह की खबरें आ रही थीं। टिम और हेनरी नाम के 2 लड़के अपने मोबाइल फोन से सभी मछलियों को वीडियो शूट कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब से अलग दिखने वाले प्राणी पर पड़ी जो वहीं किनारे पर पड़ा हुआ था। टिम ने जैसे ही उस प्राणी को छुआ तो वह हरकत करने लगा और देखते ही देखते दोनों लड़के वहां से डरकर भाग खड़े हुए। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार भूरे रंग के भालू हजारों साल पहले खाने की तलाश में उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल के हिस्सों तक पहुंच गए और उनमें से कुछ वहीं छूट गए और समय के साथ वहां के वातावरण के हिसाब से उनके शरीर में गजब के बदलाव आ गए, जिसे आज हम ध्रुवीय भालू कहते हैं या पोलर बेयर कहते हैं। वक्त और हालात ने उन्हें बर्फीले पानी का कुशल तैराक भी बना दिया और ऐसे ही शारीरिक क्रम विकास के रिसर्च के फलस्वरूप वैज्ञानिकों ने यह माना कि इंसान भी खाने की तलाश में समुद्र की ओर चला गया और उनमें से कुछ क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से वहीं फंसे रह गए और पानी को ही अपना घर बना लिया। वक्त के साथ उनके शरीर में हैरत अंगेज बदलाव आ गए और उन्हीं लोगों को आज हम मरमेड के नाम से जानते हैं। इतिहास के पन्नों में दुनिया के हर कोने से ऐसी बहुत सारी खबरें दर्ज की गई हैं जिनमें कि कोई मछुआरा या समुद्री सफर के दौरान लोगों ने मरमेड को अपनी आंखों से समुद्र में तैरते हुए देखा है। गौरतलब है कि दुनिया के कुछ इलाकों में हजारों साल पुरानी गुफाएं मिली हैं जिनकी दीवारों पर चित्रकारियां पाई गई हैं जिनमें इंसानों को मरमेड का शिकार करते और उनसे युद्ध करते हुए दर्शाया गया है। ऐसी ही एक घटना थी जो पूरी दुनिया में घट रही थी। दुनिया भर के मछुआरों के अनुसार उनके द्वारा समुद्र से पकड़ी गई मछलियों में अक्सर एक चीज कॉमन पाई गई और वो यह बात थी कि इन मछलियों के शरीर में पहले से ही नोकीले औजार घुसे हुए मिले और यह सिलसिला कई सदियों से यूं ही चला आ रहा था। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने हाथों की उंगलियों को गौर से देखा है? आपकी उंगलियों के बीच में यह कुदरती वेबिंग क्यों है? इंसान के करीबी माने जाने वाले बंदरों में ऐसी संरचना देखने को नहीं मिलती है। एक इंसान का बच्चा पैदा होते ही पानी में तैर सकता है, लेकिन वहीं किसी बंदर का बच्चा डूब जाता है। आखिर क्यों?
सन 2004 मॉकलिप्स बीच, वॉशिंगटन, अमेरिका। टिम और हेनरी के वहां से जाने के बाद नेवी, पुलिस और नोआ वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। नोआ टीम के हेड डॉक्टर ब्रायन कुछ परेशान से दिख रहे थे, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहां मेडिकल स्टाफ जैसी पोशाक पहने कुछ लोग अपनी अलग टीम के साथ तहकीकात करने में लगे हुए थे। नोआ टीम के वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां पड़ी हुई सारी मछलियों के कानों से खून निकल रहा था। इस बात से नोआ टीम को यह शक हुआ कि यहां सारी मछलियां कुदरती तौर पर नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा टेस्ट की गई सोनार वेपन्स के बदौलत मरी थीं। सोनार वेपन्स वह हथियार होते हैं जिसमें एक बेहद ऊंची आवाज या ऊंची ध्वनि पानी के अंदर भेजी जाती है, और जब वह ध्वनि किसी चीज से टकराकर लौटती है तो टारगेट का पता लगाया जाता है। यह ध्वनि इतनी ऊंची होती है कि इंसानों को कुदरती तौर पर यह आवाज सुनाई ही नहीं देती, जबकि डॉल्फिन या व्हेल मछली आदि इस आवाज को सुन सकते हैं। लैब टेस्ट के दौरान यह तो साफ हो गया कि यह मौतें सोनार हथियारों के टेस्ट की वजह से हो रही थी, लेकिन कुछ बातों की गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पाई थी। जैसे मॉकलिप्स बीच के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में जो नई किस्म की आवाज रिकॉर्ड हुई थी, वह प्राणी पहचान में नहीं आ पा रहा था। मरी हुई कई मछलियों के शरीर में बेहद नोकीले औजार घुसे हुए पाए गए थे, लेकिन यह किसने, कब और किस लिए किया था, यह समझ से बाहर था। इसीलिए डॉक्टर ब्रायन उस घटना की गहरी जांच पड़ताल में जुट गए। सन 2005 साउथ अफ्रीका के बीच पर बहुत बड़ी संख्या में मछलियां मरी पड़ी थीं। अमेरिका से नोआ के डॉक्टर ब्रायन अपनी टीम के साथ तहकीकात के लिए वहां पहुंच गए थे। डॉक्टर ब्रायन यह देखकर हैरान रह गए कि यहां भी वैसे ही मेडिकल स्टाफ जैसी पोशाक पहने कुछ लोग पहले से ही नेवी की देखरेख में अपनी छानबीन में जुटे थे, जैसा कि अमेरिका के मॉकलिप्स बीच में हुआ था। डॉक्टर ब्रायन को यह समझते देर नहीं लगी कि यहां कोई बहुत बड़ा राज सारी दुनिया से छिपाया जा रहा था। उन्होंने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया। नोआ की टीम ने सारे बीच का चप्पा चप्पा छान मारा और आखिर उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला किसी प्राणी का बॉडी पार्ट मिला, जो कि बहुत ही खराब हालत में था। उस बॉडी को लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया, और लैब टेस्ट के दौरान यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह किस प्राणी का शव था। डॉक्टर ब्रायन ने अपनी जान पहचान के एक स्पेशलिस्ट जीव वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स कॉर्नर को मदद के लिए बुलाया। डॉक्टर जेम्स कॉर्नर ने उस बॉडी का निरीक्षण करते हुए स्कैन टेस्ट किया और जल्द ही एक चौंकाने वाला खुलासा भी कर डाला। उनके टेस्ट के अनुसार उस जानवर की कमर की हड्डी इंसानी कमर की हड्डियों से हूबहू मेल खा रही थी, और इस बात का साफ मतलब यह था कि यह कोई मामूली जानवर नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्राणी था जो कमर के ऊपर तक इंसानों की तरह दिखता था। तभी डॉक्टर ब्रायन को बीच रिकॉर्डिंग्स की रिपोर्ट भी मिली, जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई थी कि 1997 की ब्लूप रिकॉर्डिंग्स, 2004 मॉकलिप्स बीच की रिकॉर्डिंग्स और 2005 की साउथ अफ्रीका वाली रिकॉर्डिंग्स में एक ही किस्म के जानवर की आवाज थी। इधर कई मछुआरों ने पहले ही कई मरमेड्स के शवों को व्हेल और डॉल्फिन मछलियों के साथ देखे जाने की खबर दे रखी थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि कैसे उन शवों को नेवी और पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इन सभी बातों से यह बात भी साफ हो रही थी कि दरअसल वह नोकीले औजार मरमेड्स द्वारा ही मछलियों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे, और इस बात के कई और सबूत अब सामने आ रहे थे। अगली सुबह 6:30 बजे के करीब डॉक्टर ब्रायन को फोन पर एक मैसेज मिला, जिसे सुनकर वह अपनी टीम के साथ तुरंत लैब की तरफ निकल पड़े। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका के खुफिया विभाग ने वहां लैब में रखे मरमेड से जुड़े सारे सबूत अपने कब्जे में कर लिए थे, सिवाय उस आवाज की रिकॉर्डिंग्स के जो शायद वह देख नहीं पाए थे।
साउथ अफ्रीका कोर्ट के निर्देश पर उनके लैब टेस्ट रिपोर्ट्स को भी गलत करार दिया गया और यह कह दिया गया कि उस प्राणी के डीएनए रिपोर्ट्स के साथ इंसानी डीएनए मिलाया गया था, इसलिए उस रिपोर्ट को खारिज कर नष्ट कर दिया गया। डॉक्टर ब्रायन के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। अमेरिका वापस पहुंचने के बाद किसी और सबूत की तलाश में डॉक्टर ब्रायन टिम और हेनरी के घर तक जा पहुंचे, जहां उन लड़कों ने एक मरमेड का चित्र बनाकर उन्हें दिखाया, जिसकी वीडियो क्लिप उन्होंने 2004 में मॉकलिप्स बीच में बनाई थी। लेकिन नेवी और पुलिस ने उन सभी सबूतों को पहले ही नष्ट कर दिया था और उनके मरमिट के बारे में पुलिस को दिए गए असली बयान को भी बदल दिया गया था। इस घटना के बाद डॉक्टर ब्रायन ने नोआ को अपना इस्तीफा सौंप दिया और मरमेड के सबूत जुटाने के लिए अकेले ही मेहनत करने लगे। इस बीच यह खबर भी सामने आई कि डॉक्टर ब्रायन इस असफलता से इतने निराश हुए कि वह अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे और बाद में उन्हें पागलखाने में भर्ती कर दिया गया। उनकी टीम के बाकी लोग भी सरकारी दबाव में आ गए और गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। इन सभी बातों की पुष्टि नेवी के ही एक रिटायर्ड ऑफिसर ने नोआ के एक पुराने कर्मचारी के साथ मिलकर की थी। उनके अनुसार सन 2004 में नेवी द्वारा जिंदा पकड़ी गई मरमेड 2007 तक जिंदा बची थी, लेकिन उसी साल उसकी अचानक मृत्यु भी हो गई। सरकारी लोगों को जब इस खुलासे की खबर लगी तो उन दोनों को भी उन्होंने सनकी या पागल करार दिया और कुछ दिनों बाद वह दोनों भी लापता हो गए।